तो पहली बार, लेकिन आज गौरव की बात, आज गौरव की बात हो रही है, जनजातीय गौरव की बात हो रही है। जी हाँ, पीके मिश्रा जी, आप डायरेक्टर हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के। सर, ये मानव संग्रहालय जो है ये देश भर के तमाम अलग अलग इलाकों में है और मानव जीवन किस तरीके से अलग अलग वर्गों में जीता है, रहता है, खाता है, पीता है, उसकी संस्कृति है, वो सब बताने का काम करते हैं। सर, क्या भूमिका है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की, वो भी तब जब आज देश में आदिवासियों के गौरव की बात की जा रही है, जनजातियों के उनके योगदान की बात जब देश भर में की जा रही है, तो इन संग्रहालयों से देश में किस तरीके का संदेश जाता है? जी, पहले मैं ये बता दूं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये देश का ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अकेला एक म्यूजियम है जो जनजातीय संस्कृतियों को जीवंत रूप में दर्शाता है जी। और ये भोपाल के एक बहुत बड़े 200 एकड़ के क्षेत्र में पसरा हुआ है जी। और इसमें 3 स्तरों पर हम दिखाते हैं। एक तो हमारी जो ओपन एयर एग्जीबिशंस हैं और एक जो इन हाउस एग्जीबिशन है और इसके अलावा जो कुछ चीज़ें जो वहाँ पर पहले से ही पड़ी हुई जो प्री हिस्टोरिक कल्चर की पेंटिंग्स वगैरह हैं वो केप्स हमारे पास हैं। तो हमारा जो मानव संग्रहालय है उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि किस तरीके से जनजातियों की जो संस्कृति है उसको जीवंत रूप में दिखाएं, यानी कि कोई आए तो उसको ये ना लगे कि वो संग्रहालय देख रहा है बल्कि ये वो देखे कि वो जीवंत रूप में आदिवासी जीवन को देख रहा है जी। तो हमने ओपन एयर थिएटर्स में उनकी आवाज़ दिखाए, उनके संस्कृति के जो विभिन्न पहलू है वो दिखाए, उनके जीवन यापन की जो वस्तुएं हैं उनको दिखाया और उस तरीके से दिखाया जैसे कि वो उनके जीवन में घटती हैं। तो हमारा जो मुख्य कार्य होता है वो ये है कि जो आदिवासियों की संस्कृति है उसको और जो लोग उससे परिचित नहीं हैं उनके बीच में सेतु की तरह से हम प्रयोग करते हैं। हमारे संग्रहालय में जो लोग भी आते हैं वो भारत की जितनी भी आदिवासी संस्कृतियां हैं उनसे न सिर्फ परिचित होते हैं बल्कि उसको सेलिब्रेट करके जाते हैं। तो ये हमारा महत्व है। यानी कि आदिवासी समुदाय की जो भी चीज़ें हैं वो नागरीय जीवन को किस तरीके से प्रभावित कर सकती हैं, किस तरीके से नागरीय जीवन के लोग आदिवासियों को समझ सकते हैं, ये हमारा महत्व उसके सेतु का काम भी करते हैं संग्रहालय। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात बोली सर आपने। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के बाद ये चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात हो रही है प्रधानमंत्री के मध्य प्रदेश के दौरे की, बात हो रही है जनजातियों के गौरव की, सम्मान की और उस महासम्मेलन में शामिल होने के लिए 15 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल पहुंच रहे हैं। कृष्ण मोहन झा जी, प्रधानमंत्री जब भोपाल में होंगे, इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे, तो सिकल सेल उन्मूलन मिशन की भी शुरुआत प्रधानमंत्री भोपाल से करने वाले हैं। ये एक ऐसी बीमारी सर जो आदिवासी इलाकों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा तमाम कई कानून ऐसे हैं, तमाम कई नियम योजनाएं ऐसी हैं जिनको खासकर आदिवासी इलाकों पर फोकस करते हुए, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, उसने बनाए हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ इस वक्त ना सिर्फ आदिवासी समुदाय, जनजातीय समुदाय के सम्मान और गौरव की बात हो रही है, बल्कि वो गौरव और सम्मान तो उनको मिले ही, साथ साथ उनका जीवन स्तर कैसे बदले, उनके पास रोजगार के साधन कैसे पहुंचे, उनके पास मुख्य धारा से जुड़ने की जो एक सेतु का काम जो होना है, उस पर भी फोकस किया जा रहा है। निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात आपने कही कि दुनिया की जो कुल आबादी है उसमें 37 करोड़ जो है आदिवासी निवास करते हैं और हम देखें तो भारत में लगभग 13 करोड़ लोग हैं, 700 जनजातियां हैं। तो आप देखते हैं कि जो आदिवासी, हम बचपन से भी देखते आए हैं, आप जब भी आदिवासियों की बात आती है तो आपको एक तीर कमान देखने को मिल जाता है। जी हाँ। और मैंने खुद पत्रकारिता जब शुरू की तो बहुत करीब से भी मैंने देखा कि उनका जीवन जो है, जीवन शैली वैसी ही रही है।
वो जंगल में रहने के आदी हो गए थे। तो धीरे धीरे करके उनके जनजीवन में बदलाव लाने के लिए तमाम प्रयास हुए हैं और उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि आप देखिए कि गांव-गांव में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो मकान बने हैं, तो उनसे उनके जीवन में काफ़ी बदलाव आया। यानी हमने तो ये भी देखा आदित्य कि जब बैगाचक में थे, हमने कई बार गए, तो वहाँ पत्ते लपेट करके वो घूमते थे। तो निश्चित रूप से मिश्रा जी ने भी अपने म्यूजियम में चीज़ डाली होगी, तो ये सब चीज़ें वहाँ देखने को मिलती थी। लेकिन अब काफ़ी बदलाव आया है, सड़कों का जिस ढंग से विस्तार हुआ है, जंगलों में सड़कें बन चुकी हैं, वनग्राम जो हैं बहुत अच्छे हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को एक अब वास्तविकता में उन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। किस ढंग से इसका इम्प्लीमेंट सही ढंग से हो, जब तक कि योजनाएं तो बहुत अच्छी होती है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जाएंगे, बहुत सारी घोषणा, जैसे आपने कहा सिकल सेल को लेकर के, ये सिकल सेल भी जो है आदिवासी क्षेत्रों में बहुत अधिक होता है और वंशानुगत होता है। तो आप देखेंगे कि इन सब चीज़ों की घोषणाएं तो होती हैं, पर जब तक क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं होगा, उससे बेहतर क्रियान्वयन के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और खासतौर पर आप देखते हैं कि आदिवासी जो वर्ग होता है वो कंदराओं में रहता है, गुफा में रहता है, और लंबे समय तक वहाँ रहने की वजह से वो ज़्यादातर अपने अधिकारों को लेकर सजग नहीं रह पाया, अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाया है। तो उनकी लड़ाई हमेशा दूसरों के हाथ में रही है। ये बात अलग थी कि जब हम इतिहास देखते हैं तो वो बड़े सशक्त रहे हैं, वो कई बार उन्होंने अकबर तक को चुनौती दी है, अंग्रेजों को चुनौतियां दी है, तो बड़ा सशक्त राजवंश उनका रहा है। लेकिन अभी जो वर्तमान जो हालात हैं, हम एक आज़ादी के 74 वर्ष बाद भी हम देखते हैं कि अभी जो उनको सम्मान मिलना चाहिए, जो स्थान मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाया है। हाँ। और इस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है, बहुत ही स्वागत है। बिल्कुल, अमृत महोत्सव की अब हम मना रहे हैं पूरे देश भर में, लेकिन पीके मिश्रा जी, आदिवासी न सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मध्य प्रदेश में निवास कर रहे हैं, बल्कि देश भर के अलग अलग कोनों में वो निवासरत हैं और अलग अलग जगहों की अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग खान पान है, अलग अलग उनका रहन सहन है, वेशभूषाएं हैं उनकी। इन संग्रहालयों की अगर बात की जाए, खासकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की बात की जाए, तो हम देखते हैं कि कई गतिविधियां ऐसी भी होती हैं जो कल्चर एक्सचेंज की होती हैं। वहाँ के अलग अलग राज्यों से जो वहाँ के समुदाय के लोग हैं वो मध्य प्रदेश आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से लोग दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। वो जब मध्य प्रदेश आ रहे हैं तो वहाँ की खान पान, वहाँ का पहनावा, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ का संस्कृति, ये सब बातें यहाँ मध्य प्रदेश में लेकर आ रहे हैं और मध्य प्रदेश का जो आदिवासी समुदाय है वो दूसरे राज्यों में जा रहा है। क्या आपको लगता है कि अगली पीढ़ी को बताने के लिए इस तरीके के संग्रहालय बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं, वो भी तब जब हम ये कह रहे हैं कि आज हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौर में उन लोगों को याद कर, उन गुमनाम चेहरों को याद कर रहे हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान इस देश में दिया है। तो उन गुमनामी से उनको निकालने के लिए इस तरह के संग्रहालयों में जो ये आयोजन हो रहे हैं, ये कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं? जी, इस बात को मैं अगर दो भागों में बताऊं, एक तो आज़ादी के अमृत महोत्सव से मैं शुरू करता हूं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं उसमें ये है कि जो विभिन्न प्रदेशों की, विभिन्न क्षेत्रों की जो आदिवासी समुदाय हैं उनके ऊपर फोकस्ड हमने कुछ प्रदर्शनी आयोजित की हैं। अभी जैसे 16 तारीख से हम एक जो पीपल्स ऑफ इंडिया सीरीज है उसमें गुजरात को लेकर के प्रदर्शनी प्रारंभ कर रहे हैं और इस तरीके से करके हम आज़ादी के अमृत महोत्सव की 75 प्रदर्शनियाँ आयोजित करेंगे। और इसके पहले जो 75 की संख्या के हमने ऑब्जेक्ट ऑफ द वीक चलाए हैं वो चल रहा है। तो इसमें क्या होगा कि जो विभिन्न प्रदेशों के जो आदिवासी समुदाय हैं या ऐसे भी जो समुदाय हैं जिनको हम इससे जोड़ सकते हैं, उनका जीवन, उनका रहन सहन, उनकी वेशभूषा, उनकी संस्कृति, उनके खान पान इत्यादि जो फैक्टर्स हैं उन पर आधारित एक हम श्रृंखला चलाएंगे। अब जो दूसरी बात है कि क्या अगली पीढ़ी इनको ग्रहण कर पाएगी या अगली पीढ़ी को हम किस तरीके से परिचित कराएंगे और उसमें संग्रहालयों की क्या भूमिका होगी। तो देखिए, जो संग्रहालयों की भूमिका होती है वो यही होती है कि जो भी संस्कृति है, या वो तो भूतकाल की संस्कृति है या इस समय की जीवन संस्कृति है, इनको हम अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करते हैं। और वो करते ऐसे हैं कि जैसे आपको मालूम है, फैशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। जो पिछला फैशन है वो छूट जाता है, अगला फैशन चला जाता है। संग्रहालय क्या करते हैं कि जो पिछले फैशन की चीज़ है उसको अपने यहाँ संग्रहित करते हैं, उनके बारे में राइटअप्स बनाते हैं, सूचनाएं बनाते हैं और आगे की पीढ़ी के लिए सुरक्षित कर लेते हैं। और ये क्रम चलता रहता है। तो इस क्रम में जो भी हमारे यहाँ के लोग जो भी हमारे संग्रहालय में आते हैं, अन्य संग्रहालयों में जाते हैं, उनसे वो सीखते हैं, उनसे जानते हैं। तो ये हमारी एक भूमिका है। और इस तरीके के और भी संग्रहालय बनने चाहिए, कुछ सरकारें बना भी रही हैं। तो एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, इसमें हमारा जो संग्रहालय है वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है।
और भी संग्रहालय अपने स्तर पर भूमिकाएं निभा रहे हैं। कृष्ण मोहन झा जी, आपने बहुत शुरुआत में एक बात बताई कि मध्य प्रदेश की एक बड़ी आबादी ऐसी है जो आदिवासी इलाकों में निवास करती है, आदिवासी वर्ग से आती है, और मध्य प्रदेश में हमने हाल में देखा है पिछले कुछ महीनों में आदिवासियों जनजातियों को लेकर कई राजनीतिक टिप्पणियां भी सामने आई हैं। हाल के दिनों में जो उपचुनाव हुए हैं उन उपचुनावों में जब आदिवासी इलाकों में राजनेता पहुंचे तो वहां पर सब अपने आप को आदिवासी हितैषी बता रहे थे और एक दूसरे को कहीं ना कहीं आदिवासी विरोधी, जनजाति विरोधी कह रहे थे। कुछ परिणाम ऐसे निकलकर सामने आए जिन परिणामों से अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्होंने कहा कि जो आदिवासी सीट एक मध्य प्रदेश की थी वहां पर बीजेपी का जीतना, उससे ये बताता है कि जो भ्रम फैलाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी है या जनजातीय विरोध में काम करती है, वो भ्रम दूर हुआ है। कहीं ना कहीं उस भ्रम को दूर करने की कोशिश की गई है। ऐसे में इस तरह के ये आयोजन न सिर्फ ये मध्य प्रदेश में हाल में देखने को मिला है, इसके अलावा देश भर के अलग अलग इलाकों में इस तरह की बहस छिड़ती आई है। क्या आपको लगता है कि आदिवासी समुदाय के लिए इस तरीके की बहस की आवश्यकता है कि ये हमारे लिए हितैषी है, ये हमारे लिए हितैषी नहीं है? देखिए आदित्य, बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये जो वर्ग है, मैंने पहले भी आपसे कहा कि मध्य प्रदेश की 36 सीटें जो हैं विधानसभा की, वो ट्राइब हैं। किसी भी सरकार के बनने और बिगड़ने में उनकी अहम भूमिका रहती है। जब हम बात करते हैं आज़ादी के बाद की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि इसको लेकर ही कोई विशेष जागरूकता नहीं आई। केवल आप देखिए, केवल आरक्षण मात्र, एक आरक्षण दे देना समाज का उत्थान नहीं होता, हम उसके विकास की बात नहीं सोच सकते। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे राजनेता जो हैं जिनको आप उनको रिप्रेजेंटेशन देते हैं, वहाँ का प्रतिनिधित्व सौंपते हैं, तो वो अपनी बात ना चाहे विधानसभा में कर पाते ना लोकसभा में कर पाते। तो कहीं ना कहीं इस बात की जो खामियों का दुष्प्रभाव जो है क्षेत्र के लोगों को सहना पड़ता है। तो आपने देखा कि अभी एक जैस संगठन खड़ा हुआ। बिल्कुल। वो जैस संगठन जो है वो आप ऐसे जो लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो युवा हैं, युवा आदिवासी वर्ग का एक बड़ा प्रतिनिधित्व खड़ा हुआ। उसने समाज को दिशा देने का काम किया, उसको जागृत किया, उसको अपनी ताकत का एहसास कराया। तो कहीं ना कहीं एक जो हम देखते थे कि जो बिहार में, उत्तर प्रदेश में जो जातिगत समीकरण बनते थे, अब वो मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि 2004 के चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने लोकसभा में एक अलग स्थान बनाया था। जब 2003 में उमा भारती जब आई थी, जब पूरा बीजेपी का पूरी लहर चल रही थी, उस दौरान भी आप देखिए कि 3 सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपने कैंडिडेट को जिताया था और लगभग 7 सीटों पर उन्होंने सेकंड नंबर की पोजीशन हासिल की थी। तो कहीं ना कहीं अब ये दिखने लगा है कि जो इस वर्ग को लेके काम करेगा, जो उनके साथ रहेगा। आपने देखा यदि पुरातन बात करें तो धर्मांतरण बहुत होता था, जो एक मिशनरीज हैं वो योजनाबद्ध ढंग से काम करती थी। यदि हम देखते हैं कि जो आरएसएस है, आरएसएस ने बहुत गहन कार्य किया, मिशनरीज को तोड़ने का प्रयास किया, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, किसी भी ढंग से धर्मांतरण ना हो, इस पर काम किया। सर, एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे कृष्ण मोहन झा सर कि ऐसा कहा जाता है कि किसी भी हर वर्ग को, समाज के हर वर्ग को अगर ऊपर उठाना है तो जो देश की सत्ता है उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, उसमें उनका पार्टिसिपेशन करना बहुत ज़रूरी है। हाल के दिनों में जब हमने देखा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो पूरा नए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उस विस्तार में कई सारे नए चेहरे आए। वो सारे नए चेहरे अलग अलग वर्गों से थे, बड़ी विविधता नज़र आ रही थी उसमें। इस तरीके की विविधताएं जब सत्ता में इन्वॉल्वमेंट को लेकर देखने को मिलती है ऊपर से, यानी कि केंद्र के लेवल से जब देखने को मिलती है, तो क्या आपको लगता है कि देश भर में मैसेज जाता है कि न सिर्फ जनजातीय समुदाय बल्कि तमाम अलग अलग वर्ग जो हैं उन सब के लिए एक साथ लेकर चलना, यानी कि जब बात सबका साथ सबका विकास की होती है तो उसको लेकर काम करने का काम भी केंद्र की सरकार कर रही है? निश्चित रूप से आदित्य, जब 1999 में अटल जी की एनडीए सरकार बनी तो जनजातीय मंत्रालय का पहली बार गठन हुआ। और मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि फग्गन सिंह कुलस्ते जनजातीय राज्य मंत्री बने, जोएल ओराम जो है उसके मंत्री बने थे। तो तब से एक मिनिस्ट्री बनी और उसने दिशा देने का कार्य किया। तो उसके अंतर्गत बहुत सारे हम देखें, पहली बार लोगों ने जाना कि अपनी उपज को जो है ट्राइफेड के माध्यम से बेच सकते थे, तो ट्राइफेड भी यहाँ पे विस्तार लिया मध्य प्रदेश में। तो कहीं जब एक मंत्रालय बनता है, एक विभाग पूरा तैयार होता है किसी चीज़ को करने के लिए, तो उसका निश्चित रूप से लाभ मिलता है। अभी जैसा बताया, मिश्रा जी ने भी बताया कि जनजाति संग्रहालय के माध्यम से एक वहाँ उनके इतिहास को सहेजने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जनजाति मंत्रालय बनने के बाद देश में पूरे जनजातीय वर्ग के लिए विशेष कार्य हुआ और उसके परिणाम हम देख रहे हैं। तो जब तक कि कोई भी राजनीतिक दल इस दिशा में कार्य नहीं करेगा, उनको जैसा आपने कहा ना कि किसी क्षेत्र के विकास के लिए, किसी
पॉलिटिक्स में उसको महत्व देने की जरूरत है। लेकिन अब पॉलिटिक्स में महत्व तो देना है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि उस व्यक्ति का कैडर क्या है, क्या वो समाज को वास्तविक लाभ दे पाएगा, क्योंकि आज बोल्ड नेतृत्व की जरूरत है। हाँ। तो आने वाले समय में जिस ढंग से अभी जो मुखरता देखने को मिली, पहले कभी ऐसी बात नहीं होती थी कि आदिवासियों के लिए हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जो मुखरता राजनीतिक दलों में देखने को मिली है, हाँ। जिस मुखरता से उन्होंने बात करी है, तो कहीं कहीं ये बात साबित हो गई है कि जो आदिवासी वर्ग को साथ लेगा वो प्रदेश में या देश में सत्ता स्थापित कर पाएगा। पीके मिश्रा जी, एक चीज आपसे ये जानना चाहूंगा सर कि आदिवासी समुदाय या जो संग्रहालय हैं, वो संग्रहालय तो जो चीज़ें उनकी हैं, जो संस्कृति उनकी है, रहन सहन उनका है, वो सब तो संग्रहित करके रखा ही हुआ है अगली पीढ़ी के लिए। क्या कुछ चीज़ें आज भी विलुप्त हैं, कुछ चीज़ें आज भी कई जगहों पर मिलती हैं, हो सकता है शायद संग्रहालयों तक ना पहुंची हो, उन पर भी रिसर्च का काम कर रहा है? क्योंकि ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है सर, और आगामी समय में अब इस खासकर आदिवासी समुदाय, जनजातीय समुदाय के बारे में लोगों को परिचित कराने के लिए किस तरीके के कदम उठाने की योजना है? जी, जहाँ तक इनकी जो दैनिक जीवन में जो सामान वो प्रयोग करते हैं और उनके संग्रह की बात है, तो हमारी जो टीमें हैं वो समय समय पर दौरा लगाती रहती हैं, विभिन्न क्षेत्रों के प्रकल्प लिए जाते हैं और वहाँ पर लोग जाते हैं, जो सामग्री उनको दिखती है कि संग्रह के लायक है उसको परचेज किया जाता है और परचेज करके हमारे स्टोर में लाया जाता है। बहुत सारे म्यूजियम से काम कर रहे हैं और एक विभाग है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो लोग बड़े पैमाने पर इस कार्य को करते हैं। तो इस तरीके से करके मैं अपने संग्रहालय की बात कर सकता हूँ कि हमारे पास लगभग 30,000 आर्टिकल्स हैं, आइटम्स हैं, पूरे देश भर के आदिवासियों की संस्कृति से संबंधित। अब उसमें क्या है, कुछ चीज़ें हैं जो प्रचलन से बाहर हो चुकी हैं लेकिन हमारे पास हैं, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई हैं, नई तकनीकी, वो लोग भी अपनी अपनी तकनीकी ईजाद करते रहते हैं। तो वो जो नई चीज़ें भी आती हैं हम उनको भी सहेज लेते हैं, उनकी आवाज़ को सहेजते हैं। तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें किसी योजना की जरूरत नहीं है, हमारी पॉलिसी है। हाँ। और हम उसको सहेजते रहते हैं। सर, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं, और जो काम आप कर रहे हैं, जिस मिशन पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय न सिर्फ भोपाल में बल्कि तमाम देश के अलग अलग कोनों जगहों पर जो विस्तृत है वो काम कर रहा है, वो वाकई आज नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों तक जनजातीय समुदाय के गौरव को, जनजातीय समुदाय के बारे में संपूर्ण जानकारी को पहुंचाने का काम कर रहा है। सर, चर्चा को विराम देना होगा। कृष्ण मोहन झा सर, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए। पीके मिश्रा सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे इस चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि एक महत्वपूर्ण भूमिका जिस संग्रहालय के आप डायरेक्टर हैं वो निभा रहा है और वो लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन जाते जाते हेडलाइंस एक बार फिर आप दिखाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 नवंबर को भोपाल दौरे की तैयारियां तेज। वर्ल्ड क्लास हबीबगंज रेलवे स्टेशन का करेंगे लोकार्पण। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने गौरव दिवस मनाने के फैसले का किया स्वागत। सांसद निधि को दोबारा शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री का जताया आभार। लखीमपुर विधानसभा उपचुनाव में शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्षेत्र की जनता का जताया आभार। विकास के वादों को पूरा करने का दिलाया भरोसा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। कृषि उत्पादन के साथ निर्यात को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने के दिए निर्देश। और भोपाल के भारत भवन में फिर शुरू हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम। संस्कृति और प्रकृति समारोह में शास्त्रीय गायकों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन रोजाना शाम 4 बजे जब तक प्रधानमंत्री का दौरा होगा, 15 नवंबर तक, हम रोजाना शाम 4 बजे प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर अलग अलग विषयों पर विशेषज्ञों के साथ चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार।